क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है दैट अज्यूम दैट चांसेस ऑफ अ पेशेंट हैविंग अ हार्ट अटैक इज 40%. इट इज ऑल्सो अज्यूम दैट मेडिटेशन एंड योगा रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक बाय 30%. मतलब अगर मेडिटेशन या योगा करेंगे तो हार्ट अटैक रिड्यूस होने के चांसेस हैं 30%. प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन ड्रग रिड्यूसेस इट्स चांसेस बाय 25%. मतलब अगर कुछ मेडिसिन लेंगे तो चांसेस है कि 25% जो है वो हार्ट अटैक ना आए. At a time, the patient can choose any one of the two options with equal probabilities. मतलब वो चाहे तो योगा और मेडिटेशन सिलेक्ट कर सकता है या मेडिसिन का रूट सिलेक्ट कर सकता है, और दोनों को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, तो हाफ एंड हाफ. It is given that after going through one of the two options, the patient selected at random suffers a heart attack. तो आपको गिवन क्या है कि उसको हार्ट अटैक आया, तो आप हमेशा ए क्या डिफाइन करते हो, जो गिवन होता है. तो ही सफर्स एन अटैक, उसको अटैक आ गया. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट फॉलोड अ कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा. तो आप E1 को डिफाइन करोगे दैट ही फॉलोड योगा और मेडिटेशन, और आप E2 को डिफाइन करोगे दैट ही टुक प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन्स. ही टुक प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन्स. हमें फाइंड आउट क्या करना है, क्लियरली पता चल गया ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है. हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A. तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ये तो दोनों हाफ ही होंगे क्योंकि दोनों को सिलेक्ट करने की इक्वल प्रोबेबिलिटी है. अब हम आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 पे. यहाँ पे थोड़ी सी एक छोटी सी ट्रिक है. वो ट्रिक ये है, E1 क्या कह रहा है, E1 कह रहा है कि योगा किया, और A क्या कह रहा है, अटैक आया. योगा किया फिर भी अटैक आया. हमें जो डेटा दे रखा है वो क्या दे रखा है, योगा एंड मेडिटेशन किया, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक बाय 30%. 30% चांसेस है कि अटैक ना आए. इसका मतलब योगा करने के बावजूद 70% चांस है कि अटैक आ सकता है. तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 हो जाएगा 70/100. अब हम आते, मैं यहाँ कुछ स्पेस छोड़ रही हूँ क्योंकि अभी मैं आपको एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताऊंगी. प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2. E2 ये कह रहा है कि उसने मेडिसिन लिया, और ए कह रहा है कि फिर भी उसको अटैक आया. प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन ड्रग रिड्यूसेस इट्स चांसेस बाय 25%. मतलब अगर मेडिसिन लेता तो 25% चांस है कि अटैक ना आता. इसका मतलब 75% चांस है कि उसको अटैक आएगा. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 इज 75/100. अब हमने अभी तक ये इंफॉर्मेशन यूज नहीं किया है दैट द पेशेंट हैविंग अ हार्ट अटैक, द अज्यूमिंग दैट द चांस ऑफ अ पेशेंट हैविंग, सिर्फ 40% लोग ऐसे हैं जिनको अटैक आ सकता है, और वही सिलेक्ट करते हैं कि या तो हम मेडिसिन लेंगे या हम योगा और मेडिटेशन करेंगे. इसका मतलब ये जो 70% है, यहाँ पे जो हमने 70% निकाला, ये कितने परसेंट लोगों का है, ये 40% लोगों का 70% है. और ये 75% भी जो है वो 40% लोगों का 70% है. आप ये चीज नोटिस करोगे कि अगर आप 40/100 लिखना भूल जाते और आप अपना आंसर कैलकुलेट करते तो आपका आंसर सेम ही आता. वो इसीलिए क्योंकि जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो ऊपर और नीचे से 40/100 कट जाता है. बट ये लिखना जरूरी है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट में यूज होगा कि सिर्फ 40% लोग ही हैं जो ये चीजें सिलेक्ट कर रहे हैं. तो अगर हम A/E1 निकाल रहे हैं, वो 70% लोग हैं जो योगा एंड मेडिटेशन कर रहे हैं, बट स्टिल उनको अटैक आ रहा है. और ये जो 70% लोग हैं, ये 40% लोगों में से ही होंगे. बाकी के 60% जो है वो तो इसको फॉलो ही नहीं कर रहे. इसमें अब आप बेस थ्योरम का जब फॉर्मूला लगाओगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 70/100 हो जाएगा, 40/100 हो जाएगा, और हाफ हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 70/100, 40/100, हाफ, प्लस 75/100, 40/100, हाफ. अब आपको पता है क्या करना है, आपको एक एक नंबर को बैठ के मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको थोड़ा इसको स्मार्टली सॉल्व करना है. आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से ये देखोगे कि क्या क्या कॉमन आ रहा है. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 40/100 और हाफ कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 70/100.
और अगर मैं डिनोमिनेटर से कॉमन ले लूंगी 40/100 और हाफ, तो अंदर क्या बचेगा 70/100 प्लस 75/100। ये तो सारा कट गया। अब ये आ जाएगा 70/100 और ये आ जाएगा 145/100। 100 से 100 फिर कट गया, तो आपका आंसर आ जाएगा 70/145, जिसको आप 5 के टेबल से कट करोगे तो ये आ जाएगा 14/29। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, 14/29। क्वेश्चन 14 में बोला है दैट इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट क्या होता है, मतलब 2x2 मैट्रिक्स, ये रही आपकी 2x2 डिटर्मिनेंट। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज ईदर 0 और 1, तो हर एक एलिमेंट या तो 0 है या फिर 1 है, या 0 है या 1 है। तो हम मेट्रिसेस में ऐसे नंबर ऑफ मेट्रिसेस निकाल सकते हैं। तो टोटल ऐसे डिटर्मिनेंट्स कितने हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी में हम हमेशा पहले डिनोमिनेटर निकालते हैं। तो टोटल डिटर्मिनेंट्स कितने हो सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 विच इज 16। तो ये तो आपका डिनोमिनेटर आ गया। सेम क्वेश्चन मेट्रिसेस में भी होता है कि इतने क्रॉस इतने मेट्रिसेस है, हर एक एलिमेंट ये वैल्यू ले सकता है, तो कितनी मेट्रिसेस बन सकती हैं। तो इसमें 16 डिटर्मिनेंट्स बन सकते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज पॉजिटिव। तो फेवरेबल केसेस क्या है, फेवरेबल केसेस हैं कि डिटर्मिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए। अब डिटर्मिनेंट पॉजिटिव कब होगा, हम डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपैंड करते हैं, दिस माइनस दिस। डिटर्मिनेंट पॉजिटिव तभी होगा जब इधर 1 होगा और इधर 0 होगा। दैट इज द ओनली वे व्हेन द डिटर्मिनेंट विल बी पॉजिटिव। क्योंकि अगर मैं इधर 0, इस साइड 0 और इस साइड 1 ले लूं तो वो -1 दे देगा। सारे एलिमेंट्स अगर मैं 0 बना दूं तो 0 दे देगा। हमें सिर्फ पॉजिटिव डिटर्मिनेंट चाहिए। पॉजिटिव डिटर्मिनेंट तभी होगा जब मैं इधर मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर 1 आए और इधर मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 0 आए। 1 - 0 विल गिव यू द वैल्यू 1। अब हमें ऐसे सारे पॉसिबल डिटर्मिनेंट्स लिखने हैं। पहला तो यही हो गया। दूसरा, ये दोनों 1 तो चेंज नहीं होंगे, क्योंकि अगर इसमें एक 0 आ गया तो 0 बन जाएगा। और हम सिर्फ 0 और 1 ही यूज कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और नंबर यूज नहीं करना। अब जो इधर वाले 0 हैं, इसको बनाने के और भी तरीके हैं। यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया, और ये पॉसिबिलिटी भी है कि यहाँ 1 और यहाँ 0 आ गया। दीज आर द ओनली 3 पॉसिबल डिटर्मिनेंट्स आउट ऑफ दीज 16 विच इज गोइंग टू गिव मी द पॉजिटिव वैल्यू। इसके अलावा और कोई डिटर्मिनेंट नहीं है जो पॉजिटिव वैल्यू देगा। देयरफॉर आवर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी 3/16। इसमें ये दिया हुआ है कि एन इलेक्ट्रॉनिक असेंबली कंसिस्ट ऑफ 2 सबसिस्टम्स ए एंड बी फ्रॉम प्रीवियस टेस्टिंग, और ये सारी प्रोबेबिलिटीज आपको दे रखी हैं। प्रोबेबिलिटी ए फेल्स, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बोल देते हैं हम 0.2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल्स अलोन क्या होगा, प्रोबेबिलिटी बी फेल्स अलोन का मतलब है कि बी फेल हुआ बट ए फेल नहीं हुआ। तो ये है मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, बी फेल हुआ और ए नहीं हुआ, दिस इज 0.15। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी फेल मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.15। इसका मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए इज 0.15। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको पता है 0.15, तो आप वो डाल दोगे, -0.15 इज 0.15, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगी 0.30। अब फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ए फेल्स गिवन दैट बी हैज फेल्ड। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज 0.15 अपॉन 0.30, और आपका आंसर आ गया हाफ। सेकेंड पार्ट में आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ए फेल्स अलोन। ए फेल्स अलोन मतलब ए फेल हुआ बट बी फेल नहीं हुआ, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका फॉर्मूला भी आपको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस देयर इंटरसेक्शन। ए का प्रोबेबिलिटी 0.2 और इंटरसेक्शन आपका हो गया 0.15, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.05। देखो क्वेश्चन 16 में बोला है बैग 1 कंटेन्स 3 रेड
4 ब्लैक बॉल्स, तो आप बैग 1 लो जिसमें 3 रेड है और 4 ब्लैक बॉल्स है, एंड बैग 2 कंटेन्स 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। 1 बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2, यहां से एक बॉल यहाँ पे ट्रांसफर हो गई, एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, और उसके बाद उससे यहां से एक बॉल निकाली गई। द बॉल सो ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड इन कलर, तो आपको गिवन क्या है कि बॉक्स 2 से जो बॉल निकाली गई वो रेड थी, तो आप ए क्या डिफाइन करोगे, जो गिवन होता है, तो यू विल डिफाइन ए एज बॉल ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 2 इज रेड। जो आपको फाइंड आउट करना होता है उसके बेसिस पे आप E1 E2 डिफाइन करते हो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, तो आप E1 को डिफाइन करोगे कि ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, और E2 को आप डिफाइन करोगे कि ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी नीड टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A यूजिंग बेस थ्योरम। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, आप सिर्फ E1 की डेफिनेशन देखो, ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, मतलब बैग 1 से एक ब्लैक बॉल निकाली गई और बैग 2 में डाल दी गई, तो बैग 1 से ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4 ब्लैक अपॉन टोटल 7, 4/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ये बोल रहा है कि रेड बॉल ट्रांसफर की गई, तो ये हो जाएगा 3/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, अब इसकी सिचुएशन को समझना पड़ेगा। A/E1 की सिचुएशन ये है, E1 ये कह रहा है कि ब्लैक बॉल ट्रांसफर हो गई बैग 2 में, तो बैग 2 की क्या सिचुएशन होगी, 4 रेड होंगी और 6 ब्लैक होंगी, और ए ये कह रहा है कि अब बैग 2 से एक बॉल निकाली गई जो रेड है, तो इस सिचुएशन से एक रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/10। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 की सिचुएशन को समझते हैं। E2 ये कह रहा है कि जो ट्रांसफर्ड बॉल है वो रेड है, मतलब बैग 1 से रेड बॉल निकाली गई और बैग 2 में डाल दी गई, तो बैग 2 में बॉल्स का कॉम्पोजिशन क्या होगा, 5 रेड होंगी और 5 ब्लैक होंगी। अब ए ये कह रहा है कि बैग 2 से रेड बॉल निकली, तो अगर इस कॉम्पोजिशन से हमें रेड बॉल निकालनी है तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5/10। अब आपको बस इसको बेस थ्योरम के फॉर्मूला में डालना है और अपनी वैल्यू निकाल लेनी है।